जो पन्नों को ही अपना साथी बना लेते हैं, जो पन्नों को ही अपना साथी बना लेते हैं, वो जिंदगी को आसान बना लेते हैं। विद्यार्थी का हथियार मेहनत होती है, ठीक है ना। विद्यार्थी का हथियार मेहनत होती है, जो भविष्य में उसे सरताज बना देती है। ठीक है जी भाई, तो मेहनत करिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। आज के पूर्व की क्लास में हम सभी लोगों ने महाकवि बाण भट्ट से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में क्रमशः हम उसी के सापेक्ष आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 41 से लेकर के आगे जितने प्रश्न है उसको हम सभी लोग देखें। तो आइए शुरू करते हैं और विलंब आज की क्लास। तो 41वां प्रश्न है, कादम्बरी का प्रधान रस क्या है। कादम्बरी का प्रधान रस क्या है, हम सभी लोगों ने देखा था कि कादम्बरी का मुख्य रस है श्रृंगार, और अंग रस क्या है, कादम्बरी का अंग रस या गौर रस क्या है, वीर। ठीक है, ये मुख्य रस हो जाएगा या प्रधान रस, और वीर रस है गौर या अंग रस। ठीक, अगला प्रश्न है, कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा वर्णित है। तो कादम्बरी की का यह वैशिष्ट है, विशेषता है कि कादम्बरी में कुल 3 जन्मों की कथा वर्णित है। कितने जन्म की, 3। इसका जो नायक है, नायक के भी 3 जन्म होते हैं। नायक है चंद्रापीड, इसका 3 जन्म क्या क्या है, पहले जन्म में था चंद्रमा, दूसरे जन्म में चंद्रापीड, और तृतीय जन्म में शूद्रक। ये नायक के 3 जन्म हो गए, और जो इसका सहनायक या उपनायक है उसका क्या नाम है, वैशंपायन। इसके भी 3 जन्म है। पहला जन्म है पुंडरीक, दूसरा जन्म है वैशंपायन, और तृतीय जन्म है शुक। पुंडरीक, वैशंपायन, शुक, ये 2 पात्र हैं जिनके की पूरे 3 जन्म हुए। बाकी 2-3 पात्र और हैं जिनके की 2-2 जन्म हुए। ठीक है, और प्रश्न बन जाता है कि कादम्बरी कथा का प्रारंभ किस जन्म से होता है। तो प्रारंभ शूद्रक वंश से हुआ है। शूद्रक कौन सा है, चंद्रापीड का तृतीय जन्म है, यानी कादम्बरी कथा का प्रारंभ जो होता है वह तृतीय जन्म से होता है। कहानी फ्लैशबैक में चलती है, पीछे जाती है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कादम्बरी का नायक है। तो कादम्बरी का नायक कौन है, चंद्रापीड। और यह कैसा नायक है चंद्रापीड, धीरोदात्त नायक है, अनुकूल धीरोदात्त नायक। नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीरोधत्त और धीर ललित। हमने भूमिका भाग में देखा था उसको। तो इन 4 कोटि में जो चंद्रापीड है वो अनुकूल धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कहीं कहीं मिल जाता है कि पुंडरीक इसके नायक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सही ऑप्शन है वो चंद्रापीड है। लोग तर्क यह देते हैं कि चंद्रापीड जो कि प्रथम जन्म में चंद्रमा था, जो कि जड़ पात्र था, इसलिए इसका नायक यह न होकर के पुंडरीक को मानना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जिसको फल प्राप्ति होती है, जो मुख्य किरदार में वही नायक होना चाहिए। तो नायक चंद्रापीड है, न कि पुंडरीक। ये दोनों ऑप्शन दिए तो कंफ्यूज नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कादम्बरी की नायिका है। कादम्बरी की नायिका कौन है, तो कादम्बरी की नायिका कादम्बरी है। और हम सभी लोगों ने चर्चा किया था कि कादम्बरी कैसी नायिका है। तो इसके 2 कोटि मिलते हैं। विवाह के पूर्व परकीया मुग्धा नायिका है, विवाह के बाद यानी जब लास्ट में मिलन हो जाता है तो कौन सी नायिका बन जाती है, स्वकीया मध्या।
पहले थी परकीय मुग्धा, फिर बाद बन जाती है जब मिलन हो जाता है स्वकीय मध्या। ठीक है, और ज्यादा रूप में किसका वर्णन है? परकीय मुग्धा। यदि दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए तो क्या करेंगे? परकीय मुग्धा। जो दोनों ऑप्शन दिया और विकल्प है कोई दोनों, तो दोनों से हो जाएगा। और अलग अलग ऑप्शन है तो क्या सहेगा? परकीय मुग्धा रहेगा, क्योंकि ज्यादा इसी का किरदार है मुख्य रूप में, मिलन तो लास्ट में होता है। ठीक है, तो कादम्ब कथा नायिका कौन है? कादम्बरी। और कादम्बरी का अर्थ क्या होता है? मदिरा। अगला है कादम्बरी कथा का आधार है, मतलब इसका उपजीव कहां से लिया गया कादम्बरी कथा, इसका स्रोत क्या है? तो स्रोत है बृहद कथा का मकरंदकोपाख्यान। बृहद कथा किसकी है? गुड़ाढ्य की। गुड़ाढ्य की बृहद कथा का मकरंदकोपाख्यान है कादम्बरी कथा का उपजीव। और कादम्बरी कैसी कथा है? कल्पना जद, कल्पना प्रसूत। ठीक है, आगे चलते हैं। मुक्त काव्य है, मतलब बाण भट्ट की कौन सी रचना है जो मुक्त काव्य है? कादम्बरी या क्या है? या कथा है? कादम्बरी कथा है। हर्षित क्या है? आख्यायिका है। पार्वती पढ़े क्या है? नाटक है। और सही ऑप्शन आपका है चंडी शतक, ये है आपका मुक्तक का। और चंडी शतक में कितने श्लोक हैं? 100 श्लोक। किसकी स्तुति है? दुर्गा की स्तुति है। और कौन सा छंद है? श्रद्धरा छंद में यह लिखा गया है। ठीक, कोई डाउट नहीं? तो मुक्तक काव्य है चंडी शतक। आगे बढ़ते हैं। वही प्रश्न है कि चंडी शतक किस छंद में लिखा गया है? कौन सा छंद है चंडी शतक में? तो अभी हमने देखा कि श्रद्धरा छंद में लिखा गया है। और श्रद्धरा छंद में कितने वर्ण होते हैं? 21। 21 गुणे 4 यानी कुल हो जाते हैं 84 वर्ण। ठीक है, श्रद्धरा छंद। और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो मंगलाचरण किस छंद में है? श्रद्धरा छंद में लिखा गया है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको किराता जुड़ों का जो प्रथम सर्ग है किरात, इसका मुख्य छंद क्या है? वंशस्थ है। मंदाक्रांता का किस ग्रंथ का मुख्य छंद है? मेघदूतम। ठीक है, मेघदूत किस छंद लिखा गया है? मंदाक्रांता छंद में है। ठीक है, अब किरात का जो अंतिम छंद है, जो अंतिम श्लोक है, वो किसमें है? माल्य छंद लिखा गया है। यानी किराता जुनियम के 1 से लेके 44 श्लोक वर्षस्थ छंद में है, 45वां पुष्पिताग्रह है, और 46वां जो अंतिम श्लोक है प्रथम सर्ग का मालिनी छंद में निबद्ध है। तो ये सभी प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। बाण भट्ट द्वारा लिखित नाटकों की संख्या है, यानी बाण भट्ट ने कितने नाटक लिखे हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं कि बाण भट्ट के कुल 6 ग्रंथ उनके नाम से मिलते हैं, जिनमें कि उनके द्वारा जो प्राप्त ग्रंथ लिखे गए ग्रंथों में से 3 ग्रंथ हैं जो प्राप्त। कौन कौन? हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। बाकी जो 3 ग्रंथ हैं कौन? पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ितक और पद्य कादम्बरी, ये वर्तमान में प्राप्त नहीं है। और कितने नाटक लिखे हैं? नाटकों की संख्या पूछा है। नाटक कितने हैं? तो नाटक 2, पार्वती परिणय और मुकुट ताड़ितक। और ऐसा माना जाता है कि पार्वती परिणय का जो आधार है वो क्या है? कालिदास द्वारा लिखा गया कुमार संभोम, उसका उपजीव है, आधार है, उसको आधार बनाकर लिखा गया है। ठीक है, तो नाटक 2 हैं। गद्य कितने इनके? गद्य का भी 2 हैं। कौन कौन? हर्षचरित और कादम्बरी। ये प्रश्न पूछा हुआ परीक्षाओं में। मुक्तक काव्य 1, नाटक 2। अगला प्रश्न है कि पद्य कादम्बरी के लेखक कौन माने जाते हैं? कौन? तो कादम्बरी की अनुग्रह पर लिखा गया पद्य कादम्बरी, जिसके लेखक के बाण भट्ट ही माने जाते हैं। तो पद्य कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट। अगला प्रश्न है वर्ण विषयानुरूप पदों का विन्यास किस शैली की विशेषता है?
वर विषय का रूप, पदों का विन्यास, पदों का संयोजन किस शैली में होता है? तो क्या सही उत्तर है? पांचाली। और इन्हें क्या उसका लक्षण दिया है? शब्दार्थयो समोगुंफ है, पांचाली रीति दृश्यते। जिसमें शब्द और अर्थ का उचित संयोजन होता है, कौन सी रीति कहलाती है? पांचाली रीति। और कालिदास की रीति कवि है वैदर्भी रीति कालिदास। ठीक है। और भवभूति की मुख्य रीति कौन सी है? गौड़ीय भवभूति की रीति। यद्यपि उत्तरांचल में वैदर्भी हुआ है तृतीय अंक में, और पूरे उत्तरांचल में वैदर्भी गौड़ी का मिश्रण है, मणिकांचन संयोग है। और पांचाली किसकी रीति है? बाणभट्ट की। ठीक है, तो ये सभी ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गद्य साहित्य का प्रतिनिधि ग्रंथ, मुख्य ग्रंथ किससे माना जाता है? जिसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि कहां पर गद्य साहित्य का उद्भव जनक माना जाता है? तो प्रतिनिधि ग्रंथ है आपका यजुर्वेद। गद्य साहित्य का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है यजुर्वेद। जब पिछली बार पूछा हुआ था क्वेश्चन कि गद्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यजुर्वेद। अगला प्रश्न है तुरंग बाण किसकी उपाधि है? तो तुरंग बाण उपाधि है बाणभट्ट की। ठीक है। और बाणभट्ट को यह उपाधि क्यों मिली थी? इंद्रायुध एक घोड़ा था। कौन सा? इंद्रायुध। यह घोड़ा किसका था? चंद्रापीठ को मिला था। ठीक है। तो इस इंद्रायुध घोड़े के वैशिष्ट वर्णन के कारण, अद्भुत वर्णन के कारण चेतक जैसा था, स्फूर्ति थी उसमें, बाण को तुरंग बाण कहा जाता है। और अंबिका दत्त व्यास का भी एक उपाधि ऐसे मिलता जुलता है। पता है कौन सा है? बोलिए। तो है आपका अभिनव बाण। अभिनव बाण कहलाते हैं अंबिका दत्त व्यास जी, और तुरंग बाण कहलाते हैं महाकवि बाणभट्ट। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछता है अभिनव बाण की उपाधि किसकी है? अभिनव बाण, सुकवि, गढ़का तथा शतावधान। ठीक है, ऐसे बहुत से उपाधियां व्यास जी की। आगे है बाण की शैली क्या है, यानी बाण किस शैली के लेखक माने जाते हैं? तो अलंकार प्रधान, कांता सम्मित उपदेश की सरस शैली, ऊपरी दोनों का सम्मिश्रण, कोई नहीं। तो जो बाण है अलंकारिक शैली तो है, और कांता सम्मित उपदेश की सरस शैली का भी प्रयोग हुआ बीच बीच में। तो इनकी जो शैली है ऊपरी दोनों, यानी अलंकारिक शैली और कांता सम्मित प्रिया के समान मधुर उपदेश देने वाले, ज्ञान देने वाली शैली भी है बाणभट्ट की। ठीक है, आगे चलते हैं। बाणभट्ट के पितामह थे। पिता ने पितामह पूछा है, तो बाणभट्ट के पितामह कौन थे? अर्धपति। अर्धपति के कितने पुत्र थे? 11। ठीक है। और उसमें एक हुए चित्रभानु। चित्रभानु कौन थे? ये बाणभट्ट के पिता थे। और वत्स कौन थे? बाणभट्ट के वंश के प्रथम पुरुष। ठीक, ये सभी प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, और जो पूरा वंश क्रम लिखवाया गया है उसको दिमाग में बैठा लीजिए, कौन कैसी है कैसी नहीं है। बाण के प्रपितामह थे। प्रपितामह यानी पापा के पापा, दादा के पापा जी। ठीक है, तो धमाल मूवी है ना, उसमें कहता है हर एक बाप का एक बाप होता है, जिसे हम दादाजी कहते हैं। तो बाणभट्ट के प्रपितामह कौन थे, यानी कि दादा के पिता कौन थे? तो पाशुपत। और पाशुपत के कितने पुत्र थे? 4। ठीक है। और भूषण भट्ट कौन थे? इनके पुत्र का नाम था। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बड़े अगला प्रश्न है 56वां। बाणभट्ट की कौन सी रचना कालिदास के कुमार संभव पर आधारित है? आ गया, अभी चर्चा हो रही, आ गया, हमने तुम्हें याद किया तो चले आए। तो पार्वती परिणय।
इसका उपजीव्य क्या है? कालिदास का कुमार संभव। चंडी शतक क्या है? यह मुक्तक काव्य है, ठीक है। और मुकुट ताड़ितम क्या है? नाटक है। और इसका उपजीव्य क्या है? महाभारत। कहा जाता है कि जिसने महाभारत पढ़ लिया उसके घर से महाभारत सदा के लिए खत्म हो गया। तो महाभारत, रामायण, गीता ऐसे वैसे पुस्तक हैं जिनका अध्ययन व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कीथ महोदय बाढ़ की रचना नहीं मानते हैं। तो किस रचना को डॉक्टर कीथ महोदय बाढ़ की रचना नहीं मानते हैं? तो है पार्वती परिणय। इस रचना को बाढ़ की रचना ये नहीं मानते हैं। तो किसकी रचना मानते हैं? तो मानते हैं वामन भट्ट बाढ़ की। वामन भट्ट बाढ़। और ये वामन भट्ट बाढ़ कौन थे? इनके पुत्र नहीं थे, ये 15वीं सदी के 15वीं सदी के लेखक थे, ठीक है। और बाढ़ का समय क्या है? 7वीं का पूर्वार्ध, यानी बाढ़ भट्ट से 800 साल बाद हुए थे वामन भट्ट बाढ़, तो उनकी रचना मानी जाती है, ठीक है। और बाकी सभी रचनाएं इसमें किसकी है? बाढ़ भट्ट की ही है। मुकुट ताड़ितक जो बाढ़ भट्ट का अनुपलब्ध नाटक है, उसका उपजीव्य क्या है? मुकुट ताड़ितक का उपजीव्य यानी स्रोत क्या है? तो महाभारत। दुर्योधन के मुकुट की कहानी है, ठीक है। तो दुर्योधन का संबंध किस पात्र, किस काव्य से है? ठीक है, तो महाभारत से है। इसलिए मुकुट ताड़ितम कहाँ का ग्रंथ है? उसका उपजीव्य क्या है? तो महाभारत है। अगला प्रश्न है, यादृक गद्य विधौ बारह पद बंधे अपितादृश भोज का यह कथन। पहले तो पूछेगा कि यह जो पंक्ति है यादृक गद्य विधौ बारह पद बंधे अपितादृश है, किसका कथन है? तो भोज महोदय का है। अब भोज ने यह कथन बाढ़ की किस रचना के आधार पर उनके बारे में कहा है? तो मुकुट ताड़ितक। इस नाटक को का अध्ययन करके पढ़ने के बाद भोज को ऐसा लगा कि बाढ़ भट्ट केवल गद्य विधा में चतुर नहीं बल्कि पद विधा यानी नाटक विधा में उतने ही कुशल और चतुर है। तो यादृक गद्य विधौ बाढ़ पद बंधे अपितादृश है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है भोज का। और किसके बारे में कहा गया है? बाढ़ भट्ट के बारे में कहा है। उनके किस नाटक के आधार पर कहा गया है? तो मुकुट ताड़ितक। और इसका आधार क्या है? इसका स्रोत क्या है? उपजीव्य क्या है? तो महाभारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गद्य काव्य बृहत त्रय में सम्मिलित नहीं है। पद्य काव्य बृहत त्रय तो सुने हम लोग। पद्य काव्य बृहत त्रय में कौन है? किरात, शिशुपाल और नैषध। क्वेश्चन पूछेगा कि बृहत त्रय का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को किस नाम से जाना जाता है? पाषाण त्रय, क्योंकि वतन कठिन माने जाते हैं। अब बृहत त्रय के मध्यमणि रूप में कौन ग्रंथ सुशोभित है? तो शिशुपाल वधम, जिसमें 20 सर्ग हैं। अब बृहत त्रय का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो नैषधीय चरितम। इसके लेखक कौन है? श्रीहर्ष महोदय, ठीक है। तो उसी प्रकार से गद्य काव्य बृहत त्रय में आते हैं। कौन है? दंडी है, सुबंधु है, बाढ़ है। क्या क्या पूछा है? कौन नहीं आते हैं? तो अंबिका दत्त व्यास इसमें नहीं आते, ठीक है। दंडी कौन सी रचना है जो गद्य काव्य बृहत त्रय में है? तो 10 कुमार चरित। और सुबंधु का क्या है? वासव दत्ता, जो श्लेष प्रधान ग्रंथ है। और बाढ़ भट्ट की कादंबरी, हर्षयुतम नहीं। ये 3 ग्रंथ हैं जो गद्य काव्य बृहत त्रय में सम्मिलित है। तो 3 ग्रंथ पूछ देगा या लेखक पूछ देगा, इसका संबंध है नहीं है, इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। और ये सब प्रश्न आपके कादंबरी पर तो है ही, जो आपको संस्कृत शब्द इतिहास पढ़ना है उससे भी ये सब प्रश्न बन जाएगा, वहां से भी, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण है। और बाढ़ भट्ट जो आधुनिक उपन्यासकार है, ठीक है, आधुनिक के प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं। जिन्होंने क्या लिखा है? श्रीराज विजयम लिखा है।
आगे है गद्य काव्य बृहद त्रयी का ग्रंथ नहीं है, अभी चर्चा हुआ। तो भैया 10 कुमार चरितम है, वासुदत्ता है, कादम्बरी है, नल चंपू नहीं है। नल चंपू किसकी रचना है? तो ये त्रिविक्रम भट्ट की रचना है, त्रिविक्रम भट्ट। इन्होंने अपने ग्रंथ नल चंपू में कादम्बरी के पद्यों का उल्लेख किया है। सस्वद बाण द्वितीय नमदाकार धारणा, ठीक है। तो ये नलचंपू जो है बृहत्त्रयी में नहीं आता है। बाकी 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम कितने राजकुमार को वर्णन है? 10। वासुदत्ता श्रेष्ठ प्रधान है, सुबंधु का गद्य काव्य है। और कादम्बरी जिसके कितने भाग हैं? 2 भाग में, प्रधान रस क्या है? श्रृंगार है। आगे है हर्षचरितम है। हर्षचरित क्या है? तो हर्षचरित हम सभी लोग जानते हैं कि आख्यायिका है। आख्यायिका, इसमें कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास हैं। और आख्यायिका जो होती है ऐतिहासिक होती है, ठीक है ना। और कथा क्या है? तो कादम्बरी कथा है। और कथा क्या होती है? वो काल्पनिक होती है, कल्पना प्रसूत होती है, कल्पनाजन्य होती है। और उपन्यास में क्या होता है? यह भी ऐतिहासिक होता है, ठीक है। और नाटक के कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। ये सब प्रश्न भी प्राय परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलिए। हर्षचरित के प्रारंभिक श्लोक में किस कवि अथवा ग्रंथ का परिचय नहीं मिलता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितने भी ग्रंथ पढ़ने हैं, जितने भी कवि पढ़ने हैं, तो उन सब कवियों का सामान्य परिचय जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और ग्रंथ की भूमिका जरूर पढ़िएगा। हम पढ़ाए या ना पढ़ाए, जहां तक हो सके पढ़ाएंगे ही पूरा, लेकिन ग्रंथ की भूमिका भाग जरूर पढ़िएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहां से प्रश्न पूछे जाते, तो भूमिका को नहीं छोड़ना है। और सब भूमिका का ही तो कमाल है, ठीक है। भूमिका बाद मतलब क्या से क्या हो जा रहा है। तो हर्षचरित के प्रारंभिक श्लोकों में किस कवि अथवा ग्रंथ का परिचय नहीं मिलता है? तो वासुदत्ता बृहद कथा का मिलता है, भाट कालिदास का मिलता है, प्रवीण सेन और आढ्यराज का भी मिलता है। सातवाहन वंश का नहीं मिलता है, या महाकवि माह का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। और वैसे भी देखा जाए भाई कैसे मिलेगा माघ? सातवाहन वंश या माघ का समय क्या है? माघ का समय क्या है? 7वीं का उत्तरार्ध है, और बारहवीं में 7वीं का पूर्वार्ध है। कोई अपने से बाद के कवि का या उसके बारे में कैसे वर्णन कर सकता, कैसे लिख सकता है? संभव है नहीं। इतने भाई कोई त्रिकालदर्शी तो है नहीं सभी लोग वाल्मीकि की तरह, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवाहन वंश अथवा माघ का परिचय हर्षचरित के प्रारंभिक श्लोकों में या उसकी भूमिका में प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। ये प्रश्न गलत होने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है बाण भट्ट की दूसरी गद्य कृति कौन सी है? हम सभी लोग जानते हैं कि बाण भट्ट ने 2 गद्य काव्य लिखा था। कितने? 2। पहला कौन सा है? हर्षचरितम है। और दूसरा कौन सा है? कादम्बरी, ठीक। ये है प्रथम, ये है द्वितीय, ये है तृतीय। तो इसके बाद है चौथे नंबर पर जो चौथा है मुकुट ताड़ितक। ताड़ितक ये चतुर्थ कृति मानी जाती है। और 5वां है पार्वती परिग्रह। और 6ठा माना जाता है पद्य कादम्बरी। ये उनकी रचनाओं का क्रम है। पहला कौन सा? हर्षचरित, दूसरा कादम्बरी, तीसरा चंडी शतक, चौथा मुकुट ताड़ितक, 5वां पार्वती पर, 6वां पद्य कादम्बरी। छक्का मार दिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रापीड है। चंद्रापीड है मतलब क्या है, कैसा नायक है? तो धीरोधत्त है, धीर प्रशांत, धीर ललित है, अनुकूल धीरोदात्त नायक है। अभी चर्चा हुई थी कि चंद्रापीड क्या है? अनुकूल धीरोदात्त नायक है। धीरोधत्त नायक क्या है? जिसमें गुस्सा उस्सा ज्यादा आता है, वो है जैसे भीम हो गए,
ठीक है, क्रोधी नायक। और धीर प्रशांत जो शांत स्वभाव होता है, जैसे मृच्छकटिकम का शूद्रक है, चारुदत्त। और आपके युधिष्ठिर भी इसी में आते हैं। युधिष्ठिर कैसे नायक है? धीर प्रशांत नायक है, ठीक है। और धीर ललित जो कला प्रेमी है, जो प्रेम रूप ज्यादा करता है, उसमें ज्यादा रमता हो, यह है धीर ललित। तो धीरोदात्त नायक जो ओजस्वी तेजस्वी प्रेमी जो सर्वगुण संपन्न हो, क्या है? धीरोदात्त नायक है, जिसमें गुस्सा वुस्सा ज्यादा आता है अन्य गुणों की अपेक्षा, वो धीरोदात्त नायक है। और जो कला प्रेमी हो, कला कुशल हो, क्या है? धीर ललित नायक है, जो प्रेम में ज्यादा जिसका मन लगता है। और धीर प्रशांत जो शांत स्वभाव का हो। इस आधार पर आप सभी लोग अपने अपने नायकों के बारे में, जो आपके है पतिदेव या, तो उनके बारे में पता कर सकते हैं कि वो कैसे नायक हैं, किस कोटि में वो आएंगे। धीरोदात्त है, धीरभक्त है, धीर ललित है, या फिर धीर प्रशांत। ठीक है, आजमाइएगा, हटाइएगा लक्ष्य। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कादम्बरी किस कोटि की नायिका है? कैसी नायिका है? तो विवाह से पूर्व परकीया मुग्धा नायिका है, बिल्कुल सही बात है। विवाह के पश्चात स्वकीय मध्या नायिका है, बिल्कुल सही बात है। ऊपर दोनों है तो बिल्कुल सही बात। ठीक है, जब दोनों ऑप्शन है हमारे पास तो कोई दोनों ऑप्शन सही है। एक ही होता है, यदि अलग अलग होता तो क्या करते हैं? तो परकीया मुग्धा ही करते हैं हम लोग, क्योंकि अधिक उसी का है। हाँ, पद्मिनी नायिका कौन है? तो जो थोड़ा भरे शरीर वाली, गठिले बदन वाली होती है, हर दृष्टि से उत्तम होती है, जैसे मेघदूतम की जो यक्षिणी नायिका है, ठीक है, वो है पद्मिनी नायिका। मेघदूत पढ़ेंगे तो खैर अल्टीमेट उत्तर में पढ़ना नहीं है, तो उसमें उसका वर्णन आया है, यक्षिणी का सौंदर्य वर्णन है, और उसी में पद्मिनी नायिका का लक्षण दिया हुआ, कैसे उसके बदन होते हैं। ठीक है, तो पहले आप देखिए यक्षिणी पद्मिनी नायिका है, और बाकी सब मुग्धा नायिका ज्यादा है। आगे आइए, शब्दार्थ वो समूह है, पांचाली रीति दृश्यते। बाढ़ के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो किसका है भैया यह कथन? जयदेव का है, चंद्रदेव का है, भोजराज का दंडी, किसका है ये? भोज का है। ठीक है, जयदेव का क्या है? पंच बारहस्तु 12 जयदेव कथन है। चंद्रदेव का क्या कथन है? 12स्तु पंचानन। ठीक है, और गद्य से काव्य जीवितम किसका कथन है? दंडी का। ये सभी प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दंडी किस रीति कवि है? बदरवी रीति कवि है। अगला प्रश्न है, ओजः समाज भूयस्तम एतत् गद्य से जीवितम, यानी ओज गुण को गद्य का जीवन कहा गया है। इसके वक्ता कौन है? तो दंडी, महाकवि दंडी। ओजः समाज भूयस्तम गद्य से जीवितम, ओज को गद्य का जीवन कहते हैं, ओज गुण। ठीक है, तो इसके वक्ता है आपके दंडी। हर्षवर्धन ने 2 उपाधि दिया था, कौन कौन? महान एवं भुजंग और वश्यवाड़ी कवि चक्रवर्ती। और बचे वामन जी, तो वामन कथन बहुत फेमस है, क्या है वो? गद्यम कवि नाम निकषम वदंती। गद्य कवियों की निकष है, कसौटी है, यानी गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गद्य लेखन पद लेखन के अपेक्षा कठिन है। कवि की, लेखक की वास्तविक परीक्षा किसमें होती है? गद्य रचना में। ठीक है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, सभी इसको याद रखिएगा। आगे अगला प्रश्न है, निरंतर श्लेष घना सुजातीय महासृज चंपक कुडमलय रिव, यह उक्ति कहाँ की है? यह उक्ति है कहीं और नहीं, कादम्बरी के भूमिका भाग की है। ठीक है, चंपक, कुडमल,
जैसे जाति छंदों से युक्त कौन है? कादम्बरी। अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में अच्छे से। तो निरंतर श्लेष घना, सुजातयो, महासर चंपक, कुडमल रीव, इसे कहा गया है कादम्बरी को कहा गया। तो कादम्बरी की भूमिका में यह है, कादम्बरी के बारे में कहा गया है। किसने वाण की बाड़ी को रस भाववती कहा है? रस भागवती जगन मनोहर ने किंसा तरुणी, नहीं नहीं बाड़ी बारस्य मधुर शीलस्य। कि क्या तुम किसी तरुणी स्त्री की बात कर रहे हो जो इतनी सुंदर है, जिसे चलती है, ऐसा मटकती है? तो कहते धर्मदास नहीं नहीं, मैं तो बालवट की बाड़ी शैली विशेषता बता रहा हूं। तो रस भाववती किसके शैली कहा जाता है? बारभट्ट की। और किसने कहा है? तो कहे हैं धर्मदास। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी श्लोक की अंतिम पंक्ति है, बाड़ी बारस्य मधुर शीलस्य, कि मैं तो वाड़ी वारस मधुशील, मैं तो बारभट्ट की बाड़ी की मधुशीलता की बात कर रहा हूं। यह कथन किसका है? धर्मदास का। ठीक है, ये सभी प्रश्न पीछे आए हुए थे, भूमिका और सब पर चर्चा हुई थी। रुचि रस पदा रस भाववती जगन मनोहरती, किमसा तरुणी, नहीं नहीं बाड़ी बारस मधुर शीलस। पूरा श्लोक है वही। धर्मदास का कथन किसकी कवि की प्रशंसा में कहा गया है? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता घुमा फिरा करके, कान सीधे पड़े कान आर के पकड़ लेगा। तो किसकी कवि प्रशंसा कहा गया है? तो बारभट्ट की प्रशंसा में कहा गया, शैली विशेषता बारे में। किसने कहा है? धर्मदास ने। ठीक है, और रस भाववती कहा गया। ठीक है, ये सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण है। वारी बारो बबूव पंक्ति किसकी है? बाड़ी बाढ़ की नहीं, बबूव लिप्त कारक रूप है, भू धातु है। तो बाड़ी बारो बबूव ये किसका है? गोवर्धनाचार्य जी का है। ठीक है, बाड़ी बारो बबूव गोवर्धनाचार्य जी। आगे बढ़ते हैं। हृदय लग्नेन बाणेन यन मदोपि पद क्रम है, भवेत कवि कुरंगाराम चापलम तत्र कारण। जिस प्रकार से यदि किसी हिरण के हृदय में बाढ़ लग जाए और उसके बाद भी वह छटकारा चलने की कोशिश कर रहा है, तो वह ठीक उसी प्रकार से है कि उसमें उसकी बस चपलता ही एकमात्र कारण है और कुछ नहीं, चंचलता है। उसी प्रकार से जिस कवि ने बाणभट्ट के काव्यों का अध्ययन कर लिया है, उसके बावजूद भी वह काव्य रचना में प्रवृत्त हो रहा है, तो वह उसी कुरंग या हिरण के समान है जो केवल अनायास से चलने का प्रयास कर रहा है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बारोच्छिष्टम जगत सर्वम, क्योंकि बाढ़ संपूर्ण साहित्य जगत बाणभट्ट का जूठन है। यानी साहित्य का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां बाढ़ की दृष्टि नहीं गई हो। ठीक है, तो कौन है ये? इसके यह किसने कहा है? पदक्रमा यह त्रिलोचन महोदय कथन है। किसका? त्रिलोचन का। हृदय लग्नेन बाणेन यन मधु अपि पदक्रम भवेत कवि कुरंगा, कुरंग माने हिरण, कुरंगाराम चापलम तत्र कारण। बाढ़ की प्रशंसा में कथन किसका है? तो त्रिलोचन महोदय का है, ध्यान रखिएगा। आगे है, वाड़ी पाड़ी परामृष्ट बीड़ा निक्वार हारिम भावयंती कथम वाने भट्ट बारस्य भारती। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर यही तना पूछता है कि भट्ट बारस्य भारती, बाढ़ के विषय में किसका कथन है? तो यह है गंगा देवी का कथन है। बाढ़ की गद शैली विशेषता पे है, गंगा देवी जी का कथन है। बाड़ी बारस्य अरे भट्ट बारस्य भारती और बाड़ी बारस्य मधुर शीलस्य धर्मदास का कथन है। पंडिता क्षमा के आधुनिक युग के प्रमुख कहानीकार। ठीक है, चंद्र कवि तो वही जिन्होंने पंचानन की उपाधि दी है, लोचन कवि पीछे आया ही। अगला प्रश्न है, सस्वद बार द्वितीय नमदा कार धार्य धनुषे उराढ़ निशेषो रंजितो जन। बाढ़ की प्रशंसा में कथन कहाँ मिलता है? तभी मैंने बताया था कि नलचंपू में कथन मिलता है। नलचंपू के लेखक कौन है?
तो त्रिविक्रम भट्ट। और नलचंपू सभंग पद श्लेष का, सभंग पद यमक का अद्भुत ग्रंथ है। पूरे ग्रंथ में यमक और श्लेष भरा पड़ा हुआ है। ठीक है। का प्रकार लेखक कौन है? मम्मट है, 10 उल्लास है, चंडी शतक बाण भट्ट है, कादम्बरी बाण भट्ट है। ठीक है, तो ये सब साथ जानते चलिए। बारहस्तु पंचानन, बाढ़ को पंचानन की उपाधि किसने दी है? कि बाढ़ साहित्य जगत के क्या पंचानन है, शेर है, बबर शेर है। किसने कहा है? गोवर्धनाचार्य। अब पंच बारहस्तु बारह जयदेव, जयदेव क्या है? पंच बारहस्तु बारह, ये किसने कहा है? जयदेव। और वामन क्या कहे हैं? गद्यम कविनाम मिक्षम वदंती। और गोवर्धनाचार्य क्या कहे हैं? बाड़ी बारो बभूव, गोवर्धनाचार्य का कथन है। ठीक है। बाढ़ को सर्वेश्वर की उपाधि किसने दी है? सर्वेश्वर कवि। तो किसने दिया है? सोढल ने दिया है। बाढ़ को सर्वेश्वर उपाधि सोढल दिए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है पंच बारहस्तु बारह, अभी चर्चा हुई। पंच बारहस्तु बारह जयदेव। अब बारहस्तु पंचानन चंद्रदेव, ठीक विपरीत है। गोवर्धनाचार्य बाड़ी बारह बभूव, चंद्रदेव बारहस्तु पंचानन, पंचानन चंद्र पीछे आया था। ठीक है। बाड़ी बारह बभूव, ठीक है। यह सब बहुत मुश्किल से सब कलेक्शन किया गया, सब जुटाया गया है। ठीक है, इसको हल्के मत लीजिएगा ना, बहुत एकदम तैयार करिएगा, नहीं इस परीक्षा में कहीं न कहीं वो आपको जरूर आएगा। अगला प्रश्न है कादम्बरी का प्रारंभ कितने प्रश्नों की प्रस्तावना के बाद होता है? ठीक है, तो कादम्बरी का प्रारंभ है कितने प्रश्न प्रस्तावना, अरे कितने प्रश्न, सॉरी प्रश्न लिख दिया गया है, यहाँ क्या रहना चाहिए? श्लोक रहेगा। कितने श्लोकों की प्रस्तावना के बाद होता है, प्रश्न नहीं रहेगा। तो कितने श्लोक लिखा गया है? 20। अब भूमिका कितने, कादम्बरी की भूमिका कितने भागों में बांटा गया है? 4। मंगलाचरण 1 से लेकर के 4 श्लोक, फिर सज्जन स्तुति दुर्जन निंदा 5, 6, 7, फिर कथा प्रशंसा 8वें और 9वें श्लोक में, फिर 10 से लेकर 20 तक क्या है? कविवंश वर्णन 11 श्लोकों में। ये सब भी आप लोग जानते रहिए, साथ साथ बार बार चर्चा हो रही है। कादम्बरी का प्रारंभ होता है किसके वजह से होता है? तो कादम्बरी का प्रारंभ शूद्रक वर्ण से होता है, यानी तृतीय जन्म से। अब पहला पद क्या है? आसीत, ठीक है, आसीत नरपति शेष, ऐसे करके। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रंथ का प्रारंभ क्रियापद से होता है? तो कादम्बरी का। किसके वर्ण से होता है? शूद्रक वर्ण से। भूमिका में कितने श्लोक है? 20 श्लोक है। मंगलाचरण कितने श्लोक है? 4 श्लोक है। ठीक है। कविवंश वर्णन कितने श्लोक है? 11 श्लोक है। कथा प्रशंसा कितने में है? 2 में है। कादम्बरी का मंगलाचरण है, कैसा मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक आशीर्वादात्मक वस्तु निर्देशात्मक दोनों, तो कैसा है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण इनका। ठीक है। नमः शांताय तेज त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, एक कादम्बरी का प्रथम श्लोक है जिसमें परब्रह्म की वंदना की गई, उनकी स्तुति की गई, उनको नमस्कार किया गया है। अगला प्रश्न है कादम्बरी की प्रस्तावना के किस श्लोक में बाण भट्ट ने अपने गुरु के चरणों की वंदना की है? किस श्लोक में अपने गुरु के चरणों की वंदना की है? तो श्लोक है चतुर्थ श्लोक, ठीक है, चौथा श्लोक है। अगला प्रश्न है कितने श्लोक में बाण ने कादम्बरी कथा प्रशंसा की है? तो कादम्बरी प्रशंसा की है 2 श्लोकों में। कौन कौन से 2 श्लोक हैं? 8वां व 9वां। ठीक है। अगला है अतिद्वयी कथा कहा जाता है। तो अतिद्वयी कथा किसे कहा जाता है? वासवदत्ता, बृहत कथा, कादम्बरी और श्रीविजय।
तो दो कथाओं का अतिक्रमण करने वाली कौन है? कादम्बरी। कादम्बरी को उपर्युक्त वासवदत्ता और बृहद कथा का अतिक्रमण करने वाली कहा जाता है। तथी दो कथा है कादम्बरी, ठीक है। और शिलाविजय उपन्यास है, कोई कथा होता है नहीं वो। बृहद कथा और वासवदत्ता का अतिक्रमण करने वाली कथा कौन सी है? सभी पीछे आया था, कादम्बरी। अति द्वेष मतलब है बृहद कथा और वासवदत्ता का अतिक्रमण करने वाली कौन सी है? कादम्बरी, ठीक है। किसके निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के दरबार में पहुंचे थे? ठीक है, तो किसके निमंत्रण पर पहुंचे थे? जो बाढ़ के हर्षवर्धन के भाई थे। कौन भाई थे? कृष्ण। कृष्ण ने हर्ष को, हर्ष का दरबार में कैसे? बाणभट्ट। और बाणभट्ट को हर्ष ने दो उपाधि दी थी, महानयम भुजंग, बसवाड़ी कवि चक्रवर्ती। अगला है, वास्तव में पार्वती पर नामक नाटक बाणभट्ट की कृति न मानकर किसकी कृति मानी जाती है? तो मानी जाती है 15वीं शताब्दी के वामन भट्ट बाढ़ की। अभी पीछे चर्चा हुई थी, वामन भट्ट बाढ़ की कृति है। पुलिन भट्ट उनके बेटे हैं। आगे चलते हैं। रस सिद्ध कवि कौन है? रस सिद्ध, जिनका सभी रसों पर अधिकार है, तो बाणभट्ट रस सिद्ध कवि, ठीक है। आगे है, और रसेश्वर कवि कौन माने जाते हैं? रसेश्वर तो कालिदास। रस सिद्ध बाणभट्ट। कालिदास को भी यद्यपि रस सिद्ध कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बाणभट्ट के लिए। बाणभट्ट का प्रिय रस कौन सा है? तो बाणभट्ट का प्रिय रस है श्रृंगार। दूसरे नंबर पे है वी, सेकेंड नंबर, ठीक है। करुण मुख रस किसका है? करुण। तो भभूति का मुख रस है, प्रिय रस है करुण, ठीक। आगे चलते हैं। बाढ़ को वश्यवाड़ी कवि चक्रवर्ती उपाधि किसने दिया था? तो बार बार चर्चा हो रही है, हर्षवर्धन ने दिया था, ठीक है। पहले दिए महानयम भुजंग, फिर बाद में कहे वश्यवाड़ी कवि चक्रवर्ती। आगे चलते हैं। बाढ़ को महानयम भुजंग, महानयम भुजंग किसने कहा था? तो हर्षवर्धन ने कहा था। बार बार चर्चा हो रही है इस पर। बाढ़ को कविता कामनी कौतुक, कविता कामनी का कौतुक किसने कहा था? तो जयदेव। कविता कामनी कौतुकाय जयदेव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ को कविता कानन केसरी, कविता रूपी जंगल का शेर, बब्बर शेर किसने कहा था? तो चंद्रदेव ने, ठीक है। कविता कानन केसरी चंद्रदेव ने कहा था। आगे चलते हैं। बाणभट्ट को गद्य सम्राट की उपाधि किसने दी थी? गद्य सम्राट, गद्य सम्राट की उपाधि दी थी बाणभट्ट को किसने? बलदेव उपाध्याय जी ने दिया, ठीक है। सभी प्रश्न छाट छाट के खोज खोज के रखे हुए हैं, ठीक है। कोई किंतु परंतु नहीं, सीधे रख जाइएगा। तो बलदेव उपाध्याय। गोवर्धनाचार्य क्या बोले हैं? बाड़ो बाड़ी बबू, कविता तरु गहन विहरण मयूर। बाणभट्ट के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो किसका है? वामन भट्ट बाढ़ का, ठीक है। वामन भट्ट बाढ़ का एक कथन है कि कविता तरु गहन विहरण मयूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 कवि नाम ही चक्रवर्ती, यानी बाढ़ को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि किसने दी थी? बाढ़ चक्रवर्ती, तो सोढ़ल। 12 कवि नाम में चक्रवर्ती किसका कथन है? यह सोढ़ल का कथन है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। आगे है, गद्यम कवि नाम निकसम बदंती। गद्य को कवियों की निकस माने कसौटी कहा गया है, निकसम। गद्यम कवि नाम निकसम बदंती, गद्य कवियों की कसौटी है, परीक्षा की एकदम कसौटी है। किसने कहा है? वामन,
गद्यम कविनाम निकषम वदंती, वामन का कथन है। जितना इसमें कलेक्शन है आपको अन्यथा शायद ही मिले, नहीं मिलेगा कई चीजें, ठीक है। तो वामन कथन। आगे है कवियों की कसौटी कहा गया है, यानी किससे कवियों कसौटी कहते हैं? गद्य को, पद्य को, नाटक को या उपन्यास को। कभी हमने देखा कि गद्यम कविनाम निकषम वदंती, गद्य को कवियों कसौटी कहा गया है क्योंकि गद्य रचना पद्य रचना से कठिन मालूम पड़ती, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। बारो सिस्टम जगत सर्वम, जगत सर्वम यानी सर्वम जगत, 12 उच्छिष्टम, संपूर्ण साहित्य जगत 12 का क्या है? जूठन है। कथन किसका है? यह वामन का कथन है। 12 के प्रशंसक महोदय वामन कहते हैं 12 उच्छिष्टम जगत सर्वम। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ का पान कर लेने पर, किस ग्रंथ का पान कर लेने के बाद व्यक्ति को भोजन भी अच्छा नहीं लगता है? तो किस ग्रंथ का पान कर लेने पर? तो ग्रंथ है कादम्बरी, कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारो अपि न रोचते। जिसने कादम्बरी का रस ज्ञान कर लिया, रस आनंद ले लिया, उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता है, तो कादम्बरी विषम कहा जाता है। अगला प्रश्न है बाढ़ रस सिद्ध कविश्वर किसने कहा है? तो बाढ़ को रस सिद्ध कविश्वर कहा है प्रोफेसर कीथ महोदय ने। बाढ़ रस सिद्ध कविश्वर ऐसा। अगला प्रश्न है कादम्बरी में बाढ़ की वर्ण क्षमता का मृद विपाक हुआ है, एकदम भरा पड़ा है। ते कथन किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कथन, ठीक है। तो कादम्बरी में बाढ़ की क्षमता का मृद विपाक हुआ है। असली क्षमता बार बार किसमें देखी है? किसमें? कादम्बरी में। कथन किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। अगला प्रश्न है कल्पतरु लता शिव काम फल प्रदाना, सभी कामनाओं को प्रदान करने वाले, देने वाले कादम्बरी की नायिका कादम्बरी के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसी और का नहीं है, यह कथन आपके चहेते बाणभट्ट जी का है। कल्पतरु लता शिव काम फल प्रदाना, यह बाणभट्ट का ही कथन है कादम्बरी के बारे में। आगे है दधीची, दधीची जी और सरस्वती के पुत्र कौन थे? तो शुरू में पढ़े थे ना, तो कौन थे? दधीची और सरस्वती के पुत्र थे सारस्वत, ठीक। और इनके चचेरे भाई थे वत्स, जिससे बाणभट्ट की वंश परंपरा आगे बढ़ी है। सारस्वत के चचेरे भाई कौन थे? लास्ट में मैंने 2-3 प्रश्न रख दिया गया है, तो क्या यहाँ भूल तो नहीं गया इनका वंश परंपरा? ध्यान रखिएगा। तो सारस्वत के चचेरे भाई कौन थे भैया? वत्स महोदय थे, और ये बाणभट्ट के वंश के आदि प्रवर्तक या जनक इसे हम मान सकते हैं, ठीक। वत्स। अगला प्रश्न है कुबेर के कितने पुत्र थे? तो कुबेर के कुल 4 पुत्र थे, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। इनके 4 पुत्र थे, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। ये कुबेर के 4 पुत्र थे, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत, ठीक। और अर्थपति के कितने पुत्र थे? तो अर्थपति के कुल पुत्र संख्या कितनी थी? मैंने कहा था कि बहुत ही बहादुर इंसान मालूम पड़ते हैं, बहुत ही वीर पुरुष हैं। तो भाई इनके पुत्र कितने? 11 हैं, ठीक है। तो ये था महाकवि बाणभट्ट से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इन सभी प्रश्नों का अध्ययन कर लेने के बाद शायद ही कोई ऐसा प्रश्न बचा होगा जो कि छूट गया होगा। यदि ऐसा कोई प्रश्न छूटा भी होगा
आगे हम लोग जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे उसमें वो प्रश्न भी आ जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। और जिनके इरादे बुलंद होते हैं वह कुछ भी कर सकते हैं। कहा गया है कि जिनके इरादे बुलंद होते हैं, जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो हर मुश्किल को हल्के में लेते हैं। जल्दी क्या चीज है? जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो हर मुश्किल को हल्के में लेते हैं। विद्यार्थी वहीं आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी वहीं आगे बढ़ते हैं जो किताबों को वहीं अपना गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं। ठीक है, किताबों को गर्लफ्रेंड समझिए, बॉयफ्रेंड समझिए और उनसे प्रेम करिए, उनको अपना बनाइए, उनमें डूब जाइए और सफल हो जाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।